नमस्कार दोस्तों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज में एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो हमारा ये क्वेश्चन या इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है, वही हमारे एक सीरीज में जैसे 15 शब्दों के लिए, 50 शब्दों के लिए, 100 शब्दों के लिए हम 3 क्वेश्चन लेके आते हैं, यानी कि आरएस मेंस का जो पैटर्न है उसके हिसाब से। और ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड पेपर से है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही है, जो लोक प्रशासन वाला हमारा पोर्शन है उसमें से। तो देखते हैं आज के जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है ये 15 शब्दों के लिए कि आदेश की एकता से आप क्या समझते हैं। ये 15 शब्दों में समझाना है, बस इतना क्वेश्चन है। तो इसमें हम और क्या क्या लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिखा वो देख लेते हैं। तो हमने लिखा कि संगठन में एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से क्या आदेश, निर्देश व कार्यों का हस्तांतरण होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कर्मचारी है तो उसको एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। ऐसे नहीं है 5-7 अधिकारियों ने एक ही कर्मचारी को काम दे दिया तो उसमें काम का बोझ हो जाएगा। और जब कार्य का ज़्यादा बोझ होगा, कार्यभार बढ़ जाएगा, तो कार्य की जो यानी कि हम कह सकते हैं कुशलता या दक्षता, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। काम फिर जैसा तैसा हो जाएगा, उसमें एकदम उसकी क्वालिटी है उसमें फिर इशू होगा, क्वालिटी इशू को लेकर। और हस्तांतरण होना चाहिए। इसमें कार्मिकों पर कम दबाव, मनोबल में वृद्धि, कार्य निष्पादन में वृद्धि और सांगठनिक अव्यवस्था में कमी आती है। एक ही जो यानी कि अधिकारी से एक ही जो कर्मचारी को निर्देश मिलेगा तो उससे क्या होगा, कार्मिकों का दबाव कम होगा, मनोबल में वृद्धि होगी। ऐसा नहीं मनोबल ही टूट जाए, इतना काम दे दिया कि बेचारा वो तो खुद ही कब करूँगा, वो खुद चिल्लाने लग जाए, ऐसा ना। कार्य निष्पादन में भी वृद्धि होगी। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे हम तो कार्य तुरंत होगा और कार्य में दक्षता भी आएगी और उसका मनोबल भी बढ़ता रहेगा। अब इस प्रकार जो हमने ये क्वेश्चन लिखा 15 शब्दों के लिए। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए, हम भी उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। और सेकंड क्वेश्चन है ये लोक प्रशासन से ही है और ये 50 शब्दों के लिए, यानी कि 5 नंबर का। ये कुछ इस प्रकार है कि पद सोपान व्यवस्था में हर कर्मचारी की अक्षमता के स्तर में वृद्धि होती है। यानी पद सोपान है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से यानी कि कार्य वो बढ़ा देता है, कर्मचारियों को असली जो आलसीपन है वो करवा देता है। ये कह सकते हैं हम, जो है कर्मचारी अधिकारी है सिस्टम में क्या आ सकती है, अव्यवस्था आ सकती है, आलसी हो जाते हैं कर्मचारी। क्या ऐसा है? आपको जो है इस पर कमेंट करना है या टिप्पणी करनी है। तो देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा है। तो हमने कुछ शुरुआत इस प्रकार की है कि पद सोपान व्यवस्था संगठन में आधार से शीर्ष तक, कहाँ से आधार ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, आधार बेस नीचे होता है, तो बेस से ऊपर आप शीर्ष टॉप तक त्रिभुजाकार पिरामिड नुमा संरचना है, जो शीर्ष पर उच्च अधिकारी कम संख्या में होते हैं और नीचे स्तर पर अधिक संख्या पर औपचारिक प्रणाली। ये एक औपचारिक अनौपचारिक प्रणाली नहीं, औपचारिक प्रणाली जो है फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए। तो वो इस प्रकार की है। तो यानी कि सिस्टम में ऊपर अधिकारी या बॉस एक होता है, मान लीजिए एक एसडीएम एक है, तहसीलदार एक है, डीएम एक है, उसके नीचे काम करने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग हैं। तो वो नीचे क्या एक पद सोपान ऐसा बनता जाएगा, ऊपर एक अधिकारी, नीचे फिर यहाँ पे 2 मान लिए या 3 4 5 ऐसे, ये जो एक तरीके से ट्रायंगल बनता है। तो ये होता है ऊपर एक और नीचे है जो ये संख्या इनकी बढ़ती जाती है और सबसे निचले स्तर पर है अधिकारी कर्मचारी होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसमें यही कहा गया है और इसकी जो परिभाषा में हमने ये लिखा है। आगे हमने लिखा कि औपचारिक प्रणाली जिसमें कार्य में विलंब, लागत में वृद्धि, खर्चीली अधिक खर्चीली पद्धति, लाल फीताशाही और नौकरशाही, यांत्रिक संसाधनों पर बल अधिक देना और कम लचीली यथा स्थिति वो परिवर्तन का विरोध कर कर्मचारियों में आलसी प्रवृत्ति, पहलपन का अभाव, अकर्मण्यता से उनके जो क्षमता स्तर है वो बढ़ा देती है, अक्षमता स्तर बढ़ा देती है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, जैसे हमने देखा इसमें कार्य में विलंब, एक तो कार्य विलंब होता है, यहाँ से साइन करवाओ, सीनियर से साइन करवाओ, जूनियर से साइन करवाओ, फाइल घूमती रहती है 2-3 दिन तक तो पास ही नहीं होती। लागत में वृद्धि हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी का व्यक्ति का काम है, आज नहीं हुआ, 2 दिन बाद आने का बोला, 2 दिन के बाद फिर छुट्टी आ गई, ये हो गया, तो उससे तो कोई लागत ही, उसका तो भाड़ा खर्चा वो देखिए बार बार जो अपना जो भी काम रोजी रोटी कर रहा है उससे तो यहाँ से वो हो जाता है, खोटी हो रहा है एक तरीके से कहा जाए तो। वो वहाँ काम छोड़ यहाँ काम में आता है अपना काम करवाने के लिए, वो नहीं कर पाता है। तो ये कहीं कहीं देखो सिस्टम के लिए भी है और उस व्यक्ति के लिए भी, जन कल्याण के लिए बाधा बन रही है कहीं कहीं। अधिक खर्चीली प्रणाली हो गई, वो बार बार आता है कि सर मेरा काम कर दीजिए, फिर कि आज वो अधिकारी नहीं आया, वो अधिकारी नहीं आया, उसके साइन बाकी है, ऐसे करके काम में लेट लती भी हो जाती है। फिर लाल फीताशाही, आप लाइन में लगे हो कोई काम करवाने के लिए और कोई फ़ोन आता है बीच में से ही, कुछ आदमी को घुसा के बोल देते बस इसका काम कर दीजिए, यह उनका खास है, उनका खास है, ऐसे करके। तो ये लाल फीताशाही भी। और कहीं कहीं नौकरशाही तो सिस्टम यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो है ही कहीं कहीं। और यांत्रिक संसाधनों पर अधिक बल देते हैं, खुद मन से या फिर वो कहते हैं मानव संसाधन पर अधिक बल कम देने के बजाय जो है उसी में ही खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। वो बस जो है सिस्टम जैसा कर रहा है बस कर दिया, नहीं है तो नहीं है। हालांकि अगर वो अच्छा है तो 2 मिनट में वो काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, मर्जी उनकी।
तो ऐसा भी होता है। और फिर ये यथास्थिति को ही स्वीकार करते हैं, जो है जैसा है ठीक है, परिवर्तन का विरोध वो नहीं करते हैं, मतलब परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। संजय जाते थे, वो उससे क्या पता है, सिस्टम अपडेट हो गया, अब सारी जानकारी हमें ये करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। और जो भी न्यू इनिशिएटिव आते हैं तो उनका रोना शुरू हो जाता है कि ये पता नहीं कौन कौन से फंक्शन अपडेट हो गए, अब वापस ये सब वापस से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अब ये झमेले हो गए। तो इस प्रकार के से एक तरीके से आलसी सिस्टम है। लेकिन हमने ये बता दिया कि भाई हाँ ये आलसी तो है, लेकिन क्या हमें आलसी तक ही छोड़ देना चाहिए? हमें तो कमियां नहीं निकालनी है, हमें उसमें सुधार भी तो करना है। हमें मतलब चुनौतियाँ या समस्याएं बता दी, उसका समाधान भी तो बनाना है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हैं, एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो हम तो प्रशासन में जाके हमें सुधार करना है, ऐसा नहीं है। गलतियां तो भरमार करने वाले खूब बैठे हैं, वो मतलब गलतियां तो पड़ी है, हमें तो उसको जाके सुधार करना है। तो यहाँ हमने क्या लिखा कि हालांकि आदेश की एकता, समन्वय, नेतृत्व, आदेश मतलब एक अधिकारी कर्मचारी एक, समन्वय सब मिलके काम कर सकते हैं, नेतृत्व लीडरशिप, और इंटीग्रिटी जो सिस्टम मतलब एकीकृत व्यवस्था, सत्ता व प्राधिकार का प्रत्यायोजन करके कार्यकुशलता आदि लाभ प्रदान कर ये कर्मचारियों व संगठन के लिए लाभदायक भी हो सकती है। अगर ये सब फॉलो किए जाएँ रूल, तो जो पद सौंपानी जो व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं वो भी है सिस्टम के लिए लाभदायक हो सकती है। और इसका जो आलसीपन पे इस पर जो लगा हुआ है ये टैग भी हट सकता है। तो हमने देखिए इसमें काफ़ी पॉइंट ऐड करने की कोशिश की, और जो लास्ट में है ये पॉजिटिव अप्रोच के साथ आंसर को ख़त्म किया है। अब आप बताइए इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इस क्वेश्चन को में ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सके, सुधार किया जा सके। और अब देखते हैं नेक्स्ट ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा मतलब ये नहीं कह सकते 100 शब्दों का। और ये क्वेश्चन को इस प्रकार है कि प्रत्यायोजन क्या है, इसकी सीमाओं को समझाते हुए इसको प्रभावी बनाने के उपाय बताइए। पहली बात, प्रत्यायोजन होता क्या है इसको भी समझाना है, साथ भी इसकी सीमाएं, लिमिट्स क्या है कि यहाँ तक प्रत्यायोजन कार्य कर सकता है, उसके बाद, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिट होती है, उसके बाद वो चीज़ काम नहीं करती है। और फिर इसको प्रभावी बनाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि संगठन में उच्चस्तों द्वारा अधीनस्थों को कार्य व प्राधिकार को सौंपना प्रत्यायोजन है। मतलब उच्चस्तों जो है ना कि सीनियर्स है, अधीनस्थ सबऑर्डिनेट जो जूनियर है को कार्य सौंपते हैं, तो वो कार्य सौंपते हैं, उसके साथ साथ क्या, तो कार्यों व प्राधिकारों को सौंपना प्रत्यायोजन है। मतलब वो एक तरीके से काम देते हैं तो उसके साथ उसके जो कर्तव्य के साथ उनका अधिकार भी होते हैं, अधिकार और कर्तव्य ड्यूटीज वो सब दायित्व भी होते हैं। ऐसा नहीं काम दे दिया और उनकी मर्जी के हिसाब से करें या अपनी मर्जी के हिसाब से करें, करे ही नहीं वो काम, तो ऐसा थोड़ी होता है। उनको अगर जिम्मेदारी मिली है, कहते हैं पद मिलता है तो पद के साथ साथ आपको जिम्मेदारी, कर्तव्य, दायित्व, बहुत सारी चीज़ें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है आपको सीधा बैठा दिया है वहाँ एसडीएम बना के, ऐसा नहीं होता। एसडीएम बनने के साथ साथ आपको बहुत सारे जो कर्तव्य, अधिकार, दायित्व भी आते हैं उसमें, और कानून, और उन सब का पालन करना पड़ता है आपको। तो ये हो गया प्रत्यायोजन की एक परिभाषा हमने यहाँ दे दी। तो इसमें एक प्रक्रिया के माध्यम से कार्य सौंपना, प्राधिकार देना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, ये देखो तीनों चीज़ें आ गई, प्राधिकार में उत्तरदायित्व आ गया, जिम्मेदारी भी आ गई। प्रत्यायोजन, फिर हमने लिखा है यहाँ पे कि प्रत्यायोजन नियंत्रण, निर्णय, समन्वय और उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक होता है। ये किस प्रकार, देखो एक तो नियंत्रण बनाए रखता है पूरे सिस्टम में, निर्णय कोई भी लेना उसमें भी ये लाभदायक होता है। निर्णय मतलब उस अधिकारी लेते हैं तो कभी कभी वो सबऑर्डिनेट्स को भी पूछ के, कर्मचारियों को भी पूछ के लेते हैं कि इस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके भी कहीं न कहीं जो भागीदारी होती है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के सब एक साथ काम करें, और उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति, जो संगठन का उद्देश्य है उसको प्राप्त करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही प्रत्यायोजन किया जाता है। प्रत्यायोजन मतलब जो कार्य आगे सौंपा जाता है सबऑर्डिनेट्स को उस अधिकारियों द्वारा। यहाँ हमने लिखा है कि सीमाएं, अब लिमिट्स क्या हो सकती है, ये कहाँ तक काम कर सकता है। तो अपने से ठीक नीचे के अधीनस्थों के कार्यों का मूल्यांकन, निरीक्षण व पर्यवेक्षण की शक्ति नहीं देता है। ये मतलब जस्ट अपने से जो नीचे अधीनस्थ हैं वो, क्योंकि उनका काम मतलब उससे भी नीचे वाले करते हैं। मान लीजिए कि एसडीएम ने तहसीलदार के काम को वो निरीक्षण मूल्यांकन कर भी काम पटवारी करता है, क्योंकि रिपोर्ट वो भेजता है, या फिर जो कानून को है या रेवेन्यू इंस्पेक्टर है वो काम करते हैं। लेकिन अब तहसीलदार पे सीधा दबाव नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि वो उसका एक अधिकारी हो सकता है कि बात की जा सकती है उसे, लेकिन उस डिपार्टमेंट के बाकी वाले जो लोग होते हैं वो काम करते हैं। इनके तो मतलब सिर्फ साइंस चलते हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम। तो यह इस पॉइंट का अर्थ ये हो सकता है। फिर हमने लिखा कि अधीनस्थों व कार्मिकों निम्न स्तर को नियम बनाने का अधिकार नहीं। अधिकारी अधीनस्थों एवं कार्मिकों मतलब यानी कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो मतलब यानी कि कर्मचारी हैं, उनको अधिकार बनाने का ये प्राधिकार देते हैं। मतलब काम उनको दे दिया, लेकिन वो ऐसे नहीं खुद के नियम बना ले कि साहब हम तो ऐसे करेंगे, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये हम ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से करेंगे। तो ये देखो अव्यवस्था फैल जाएगी सिस्टम में, तो ये नहीं हो सकता, मतलब वो नियम नहीं बना सकते। फिर अधीनस्थों की अरुचि, अकर्मण्यता, पलपन का अभाव, यानी कि अधीनस्थ हैं वो अरुचि है, उसको काम करने में इंटरेस्ट है नहीं, ज़बरदस्ती थोप दिया और बस कि हाँ करना पड़ रहा है, वो बात नहीं। अकर्मण्यता, वो मतलब कोई काम करना ही नहीं चाहते हैं लेकिन ज़बरदस्ती उनको दे दिया, तो वहाँ प्रत्यायोजन काम क्या करेगा, आप दे दिया, वो मर्जी उनकी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ढीला पल्ला, और ज़्यादा दबाव बनाओगे तो वो जैसा तैसा करके रख देंगे।
और पहलपन का भाव, कोई इनिशिएटिव लेने की तो उसमें मतलब यानी कि बौद्धिक क्षमता ही नहीं है। हाँ ठीक है, बस जो है जैसे हैं यथास्थिति को स्वीकार करें, परिवर्तन का विरोध मतलब वो कहते हैं ना, परिवर्तन पसंद ही नहीं करते। तो ये हो गया, ये इसकी लिमिट हो जाती है पर्यावरण जो है। फिर विशिष्ट व उच्च पदों पर नियुक्त करने का अधिकार न देना, यानी कि प्रत्यायोजन ये एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि जो विशिष्ट उस पदों पर भी नियुक्त कर दें, मतलब यानी कि किनको कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको सबको वहाँ मतलब नियुक्त नहीं किया जाता, उनका जो जो नियुक्त हैं वो जहाँ ही काम कर सकते हैं। तो ये एक जो, हालांकि हम एक सिर्फ छोटे स्तर पर लेके देखते हैं इसको, लेकिन प्रत्यायोजन सिस्टम की बहुत बड़ी है, जो मतलब यानी कि एक ब्लॉक से या फिर ग्राम पंचायत से लेकर ये केंद्र तक काम करता है। मतलब अगर पूरा ये सिस्टम देखा जाए तो उसमें हर स्टेप में ये मतलब हर जो प्रशासन का जो हर तंत्र है उसमें ये सिस्टम है, मतलब इसका नियम या कानून लागू होते हैं। ये हम समझने के लिए एक छोटे या ब्लॉक या उपखंड लेवल पे इसको देखते हैं, तहसील कार्यालय तक या फिर मतलब उपखंड तक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बार बार ये उदाहरण ले रहे हैं, बाकी इसका जो दायरा है बहुत विस्तृत है। और फिर एक निश्चित राशि से अधिक धन के व्यय पर अंकुश लगाना, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो बजट आवंटन हुआ है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, लेकिन आपने जो है प्रत्यायोजन सौंप दिया है तो प्रत्यायोजन के आधार पर मतलब एक बहुत बड़ा बिल बना के भेज दिया आपको कि सर इतनी राशि खर्च हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक लिमिट होती है प्रत्यायोजन की। ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्यायोजन दे दिया, यानी कार्य दे दिया, प्रोजेक्ट दे दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है आप अपने हिसाब से करो, बहुत ज़्यादा उसको खर्चीला बना लो, ऐसा नहीं करना है। फिर ये मतलब लिमिट होती है प्रत्यायोजन की। फिर नवीन नीतियों को लगाने हेतु पुरानी नीतियों को न हटाना। अब ऐसा नहीं है कि जो नई नई नीतियाँ आ गई हैं, कहते हैं कि हमारे नए 17 दोस्तों से, मतलब 17 के 1000 नए दोस्तों से एक पुराना दोस्त अच्छा होता है। भारत को ही देख लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम बात करेंगे तो रूस हमारा पुराना मित्र है, आज भी है और उसको हम रखते भी हैं। और ऐसा नहीं है हमने मतलब यानी कि कोई एक देश आ जाए हमारी हेल्प कर रहा है, XYZ कोई भी देश है हमारी हर सहायता कर रहा है, लेकिन काम के समय काम नहीं आ रहा हो, तो ऐसा नहीं है। तो रूस को हम एक मानते हैं कि भारत का पुराना मित्र है और वो वर्तमान में भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि नए कोई देश मित्र बनने वाले होते हैं, हमारे मित्र राष्ट्र मतलब दोस्त, अगर देश कोई दोस्त बनते हैं तो उसे कहीं पुराना रूस वो ठीक है जैसे भी है हमारा। तो ये कह सकते हैं कि मतलब पुराने नए 10 दोस्तों से 17,000 दोस्तों से भी जो पुराना एक दोस्त होता है वो मतलब अच्छा होता है, उसका हमेशा साथ बनाए रखना चाहिए हमें। तो यही कह रहे हैं कि मतलब नई नीतियाँ लागू करने के लिए पुरानी नीतियों को हम मतलब यानी कि छोड़ नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लिए, उन्होंने मनरेगा योजना को बंद नहीं किया है, उनको पता है कि मतलब इसको बंद नहीं कर सकते हैं, जबकि 50,000 करोड़ का लगभग बजट आवंटन होता है, बजट में हम देखते हैं मनरेगा के लिए। तो ये कुल मिलाकर हो गया कि नवी योजनाओं के लिए पुरानी योजना को आप हटा नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। निचले स्तर पर ये अधीनस्थों के निर्णय के खिलाफ अपील को सुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऐसा नहीं है कि मतलब यानी कि सबऑर्डिनेट को काम दिया किसने, उस ने, और वो खुद हैं जो वही मतलब फैसले डायरेक्ट फैसले सुना रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। तो तो ये हो सकता है डायरेक्ट फैसले नहीं सुना सकते, वो जो कानूनी प्रक्रिया वो है, और मतलब ये फैसले नहीं सुना सकते। जो है इनकी शिकायत आप ऊपर भेजिए, मतलब अधिकारी तक उस तक भेजिए, उसके अकॉर्डिंग वो जो एक्शन लेंगे। आप अपने स्तर पर कोई निर्णय डिसीजन नहीं ले सकते या कोई कार्रवाई नहीं करने सकते। फिर आगे लिखा कि संपूर्ण प्रत्यायोजन, यहाँ हमने लिखा कि संपूर्ण प्रत्यायोजन सत्ता, कार्य, अधिकार अधीनस्थों को नहीं सौंपा जा सकता, अंतिम उत्तरदायित्व है प्रत्यायोजक के पास हो। यानी कि मतलब यानी कि संपूर्ण प्रत्यायोजन नहीं सौंप दिया कि बस सत्ता भी उनको भी दे दी कि जो आप करोगे मतलब यानी कि वो सही है, और सपोज आपको कोई सौंप दिया आप ही सर्वे सर्वा हो, ऐसा नहीं हो सकता। सारे राइट आपको ही है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को काम देते हैं उसका मतलब ये नहीं आपको वो काम करके देना है, उसका मतलब ये नहीं उसका क्रेडिट भी वो ले और वो उसके ही मतलब यानी कि उसने जो कर दिया वो ही सही है, ऐसा नहीं होता है। तो कार्य सत्ता ये सब कुछ नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन अंतिम जो उसका जो जिम्मेदार होगा वो कौन होगा, वो उस होगा जो मतलब प्रत्यायोजन सौंपता है अधीनस्थों को, तो वो उसका जिम्मेदार होगा। तो ये माना जाता है। अब मान लीजिए उपखंड में है या कहीं भी जिम्मेदार हैं तो वो कौन लोक सेवक होगा, यानी कि SDM वहाँ का जिम्मेदार होगा, तहसीलदार वहाँ का जिम्मेदार होगा। और अगर पुलिस में हम देखते हैं मामले कई बार जैसे कोई भी पेचीदा मामला हो गया है और मतलब ये भी हो गया, बहुत चर्चित मैटर हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने वाला, यानी कि स्टेट हेडलाइन में वो कहते हैं ना एकदम से हेडलाइन बन गई, ऐसा कोई मैटर हो तो आपको बताऊँ कि वहाँ DGP साहब को भी जाना पड़ता है। तो DGP साहब ऐसा थोड़ी है कि सीधा कांस्टेबल को पकड़ेंगे भाई जो वहाँ घटनास्थल पे गया, कोई सबूत छोड़ दिया हो या ऐसी कोई घटना में कुछ हो गया उस वजह से मैटर बहुत हाईलाइट हो गया, तो वो पकड़ेंगे किसी को, थानेदार साहब को या जो इंस्पेक्टर है या जो थानेदार है ऐसा ही है, उनको पकड़ेंगे और उनको कहेंगे SSO है जो भी है, किस जो उसमें जो जांच अधिकारी उसको पकड़ेंगे कि हाँ क्या हुआ, इतने ढीले क्यों चल रहे। फिर वो हैं आगे जो अपने हेड कांस्टेबल है या कांस्टेबल है उनको डांटेगा या लताड़ेगा जो भी करेगा, लेकिन डायरेक्ट DGP या मतलब यानी क्योंकि DGP को वहाँ बुला दिया गया स्टेट, अगर मामला बहुत आई हो गया तो हाईकोर्ट ने तो बता रही है क्या हो रहा है पुलिस में, आप तो बस बैठे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन, थानेदार होता है। मतलब यानी कि क्योंकि कहते हैं ना कि थानेदार ने अगर लाइन खींच दी है, हालांकि मतलब जैसे केस रिपोर्ट करता है तो वो मतलब ASI करता है या हेड कांस्टेबल करता है, ASI या हेड कांस्टेबल, और मतलब उसका जिम्मेदार किसको माना जाता है,
प्राधिकार उसका मतलब यानी कि प्रत्यायोजक यानी कि अंतिम जो प्रायोजक प्रत्यायोजक होगा वो कौन होगा, थानेदार होगा। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर चला जाता है यहाँ से, मतलब सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया, तो सुप्रीम कोर्ट का जज भी मतलब यानी कि जो लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसके अनुसार ही उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो भाई लिखने वाला कौन है, वो तो है मतलब ASI है, ये ASI मान सकते हैं, या फिर जांच अधिकारी वो हेड कांस्टेबल है, लेकिन उसका जो जिम्मेदारी किसकी होगी, उस पर कोई दायित्व वो होंगे थानेदार या SSO के। ठीक है, तो ये मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि प्रत्यायोजक अंतिम जो उत्तरदायित्व है वो प्रत्यायोजक के पास इस प्रकार रहता है। फिर हम देखते हैं प्रभावी, इसको प्रभावी बनाने के कारण या उपाय क्या हो सकते हैं, प्रत्यायोजन को है वो किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। तो प्रत्यायोजन के नियम कानून वो सिद्धांत स्पष्ट लिखित हो। पहली बात तो प्रत्यायोजन जो भी दिया है काम, जो भी आपने किसी उस ने अधीनस्थ को सौंपा है, तो उसकी जो भी पूरी डिटेल है वो दीजिए। ये नियम है, आपको इस नियमों के अनुसार काम करना है, ये कानून है, इस प्रकार ये एक लिखित है, ये मतलब आप कह सकते हैं ना ये रिटर्न में, ये सब चीज़ें रिटर्न में। ऐसा नहीं है कि आपने मौखिक बोल दिया है और वो भूल जाए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है राजनीतिक व बाहरी हस्तक्षेप में कमी, जो है मतलब पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं या जो इंटरफेरेंस है उसको बहुत कम किया जाए, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उसको कम करें। नहीं तो क्या कि जो काम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये तो हमारा आदमी है, हमारे हिसाब से करेगा, इसके काम को आप रोकिए। यहाँ काम का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कोई योजना आई उसको लागू करना हो, या किसी भी प्रकार का कोई काम हो सकता है जिसमें जन कल्याण जो मुख्य उद्देश्य रहता है और प्रशासन की जो भूमिका रहती है उसमें हम प्रत्यायोजन को किस प्रकार है, जो एक उच्च अधिकारी जो निम्न अधिकारी से या फिर अपने जो सबऑर्डिनेट से वो प्रत्यायोजन जो अधिकार सत्ता सब सौंपता है, लेकिन अंतरम उत्तरदायित्व अपने पास रखता है, उसके बारे में बात करें। फिर आता है अगला जो हमने सांगठनिक एवं व्यक्तिगत बाधाओं को प्रभावी निराकरण किया जाए। एक तो संगठन में कुछ बाधाएं हैं, व्यक्तिगत बाधाएं, मान लीजिए कोई कर्मचारी है शराब पी के आ गया अपने हिसाब से ही काम कर रहा है, तो उनको रोका जाए कैसे भी करे, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई वो की जाए। और फिर संगठन, ये हमने लिखा संगठन, और संगठन में कोई दिक्कत हो तो वो भी उसको दूर किया जाए, चाहे वो मतलब यानी कि औपचारिक हो अनौपचारिक हो या सरकारी लेवल पे या सिस्टम लेवल पे उसको ठीक किया जाए। तो कुछ गड़बड़ कई बार सिस्टम में भी होती है, व्यक्ति में नहीं, कई बार कहते हैं हम के सिस्टम खराब नहीं होता, व्यक्ति खराब होता है, लेकिन कई बार सिस्टम के कुछ लूप फॉल्स हो जाते हैं, तो उसको भी, हालांकि वो व्यक्ति के द्वारा ही हो सकते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं है जो उसमें उसका निराकरण होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं कि संगठन केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकृत हो, मतलब संगठन में ऐसा नहीं हो कि सब ऊपर वाले ही कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिए बस, ऐसा नहीं है, नीचे वालों के भी सुनो, यानी कि मतलब अधीनस्थ हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं या कर्मचारी हैं उनके भी सुनिए। हो सकता है वो अच्छी राय दे दे कि साहब ये ऐसा कर लेंगे तो हमारे ये व्यय कम होगा, ये टाइम कम समय में लागत कम होगी, या फिर जो टाइम मैनेजमेंट कम समय में शू कर लेंगे, तो उसकी भी सुननी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपने जो दे दिया है कि बस जो आपने है एक तो कैसे है कि मुगलिया जो आदेश जारी कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब फरमान जारी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हाँ ठीक है अधीनस्थ के भी सुनो, हो सकता है कोई ढंग की बात हो। और इसमें यह भी हो सकता है कि मान लीजिए आप एक RS अधिकारी हैं या RS अधिकारी है, DSP हैं, SDM है, तहसीलदार हैं, जो भी पास की ये कोई मतलब यानी कि नाड़ी है या तालाब है उसमें कोई बच्चे डूब रहे हैं कर रहे हैं, अब आपके पास ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, नए नए हैं आप। और दूसरी बात है वहाँ कोई गोताखोर की ऐसी टीम नहीं है, आपको पता है कि आपके कर्मचारी है जो भी आप टीम लेकर के, पुलिस में भी कोई तैरना नहीं जानता है, तो आप वहाँ लोकल जो लोग हैं उनकी सहायता ले सकते हैं, उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। कोई बोलता है कि सर हमें तैरना आता है, क्यों अगर नाड़ी है तो आपको पता है कि वहाँ लोग तैरने, तो मतलब पानी की व्यवस्था है, नाड़ी है तो लोग वहाँ तैरेंगे, तालाब है तो वहाँ लोग जरूर तैरते होंगे क्षेत्रीय लोग। कहीं तालाब का क्या महत्व, ऐसा तो है नहीं कि कहीं आपने तालाब बना दिया और लोग वहाँ आसपास में रहने वाले तैरते ही नहीं, तैरना उसको आता है, तो आप उनकी हेल्प ले सकती है। किसी को भी हो सकता है उनको जो दैनिक मजदूरी मान दिया कुछ आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं है उनसे फ्री में काम करवाए और ज़बरदस्ती आप वहाँ जाके अपनी दबंगाई शुरू कर दो, हाँ बस करना पड़ेगा, हम प्रशासन पुलिस ये वो है, नहीं तो आपको जेल में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप उनको समझाइश कीजिए, वो भी सलाह दे सकते हैं कि सर यहाँ पानी गहरा है, वहाँ पानी कम गहरा है, ऐसा भी उन लोगों को पता होता है, वहाँ क्षेत्रीय लोग बहुत जानकार होते हैं इन चीज़ों के। तो मतलब ये ऐसे हो सकता है कि आप हैं जो दूसरों से थोड़ी बहुत क्या है कि एक तरीके से जानकारी या वो ले सकते हैं। तो हम इस प्रकार से जो एक बात करते हैं, जो केंद्रीकरण हम अपना ही नहीं रखें प्रशासन, उसको विकेंद्रित करें, इसलिए लोगों की भी हेल्प ली जा सकती है। और दूसरा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों में सामंजस्य वो समन्वय, ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों के अधिकारियों आपस में बनती नहीं है खड़ूस बॉस को मान के, वो तो बस ऐसा ही है कि हाँ ऑर्डर है ऊपर हुक्म है तब तक काम करें, नहीं अपनी मनमर्जी से चल रहे हैं, और उन पर मतलब हमेशा एक सर के प्रति यार पता नहीं इसका ट्रांसफर कब होगा, तो मतलब ये धारणा नहीं रहनी चाहिए। बल्कि एक दोनों के बीच में जो भी है भाई इश्यूज हो जाते हैं, कई बार घर में भी लोग लड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है घर छोड़ के चले जाते हैं, तो मतलब आपस में आप बात करिए और सुलझाइए जो भी मैटर है। हो सकता है कभी अधिकारी की गलती हो, ज़्यादा डांट दिया हो किसी कर्मचारी को, या कर्मचारी हैं कभी हो सकता है कि कोई और वजह थी और गुस्सा निकाल दिया हो सर पे, तो ऐसा
ऐसी मतलब दिक्कत है उसको वहीं समस्या का समाधान करो कोऑर्डिनेशन के साथ मिलकर, टीम भावना के साथ, टीम स्पिरिट जो हम शब्द यूज़ करते हैं, तो उनका मतलब रियलिटी ग्राउंड लेवल पर भी काम होना चाहिए। यही होती है टीम स्पिरिट, टीम भावना जिसे हम कहते हैं। फिर है संस्था में स्पष्ट संप्रेषण व प्रभावी क्रियान्वयन हो। जो भी बात है आप स्पष्ट रूप से रखिए। आप डायरेक्ट सीनियर जूनियर से मतलब डायरेक्ट साहब से नहीं मिल सकते, तो अपने सीनियर से बात करिए और वहाँ तक बात पहुँचाइए। जो भी प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। बात करने का है तरीका, लेवल या भी जो कनेक्शन या कांटेक्ट है वो हम समय समय पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और आप निकल गए और वापस शाम को आके आप जो भी कह रहे हो, सुबह ऑफिस टाइम से निकले और शाम को ऑफिस खत्म हुआ तब वापस आ गए, दिन में कॉल भी नहीं किया, कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तो ये संप्रेषण का लेवल है वो भी होना चाहिए। फिर होता है अगला जो हमने यहाँ पॉइंट लिखा कि प्रत्यायोजन आधुनिक समय अनुकूल व परिवर्तनशील हो। प्रत्यायोजन ऐसा भी देना चाहिए जो मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। आप पुरानी जो डर रहे हैं उसको भी लेकर चल रहे हो। परिवर्तनशील हो, जहाँ चेंजेस हमें लाने चाहिए उस हिसाब से चेंजेस भी लाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो मतलब ये मान लिए कि लकीर के फ़कीर बने हो कि जो हैं बस वही हैं, पहले के नियम है वही। अरे पहले के नियम नहीं, अब कानून चेंज हो रहे हैं तो उसको हमें चेंज भी करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग भी ढलना चाहिए। ऐसा नहीं आप पुराने सिस्टम के डर के अनुसार चल रहे हो। बायोमेट्रिक आ गया है तो उसको अपनाना पड़ेगा। तो मतलब ये हो गया। अब अगर प्रत्यायोजन के दौरान सौंपे गए कार्यों और प्राधिकारों उत्तरदायित्वों का समय समय पर उचित पर्यवेक्षण और मूल्यांकन हो। मतलब जो भी प्रत्यायोजक हैं वो जो भी प्रत्यायोजन सौंपता है अपने अधीनस्थों को, सबऑर्डिनेट्स को या कर्मचारियों को, तो उसका समय समय पर मूल्यांकन भी करे। काम कितना हुआ क्या नहीं हुआ, बस रिपोर्ट दी 15 दिन में बना के देनी है। अब पता नहीं 10 दिन तक तो उस फाइल को खोला ही नहीं और 3-4 दिनों में जैसी तैसी बना के भेज दी कि सर ऐसी ही बनी है। तो उसका आप समय समय पर मॉनिटरिंग करिए और उसका है जो ये कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण, इंस्पेक्शन कीजिए आप उनका समय समय पर, और मूल्यांकन असेसमेंट भी होना चाहिए। तो ये भी हम कर सकते हैं, तब जाके यह प्रत्यायोजन है वो प्रभावी होगा। फिर है संस्था में प्रशासनिक एवं नैतिक आचार संहिता और द्वितीय प्रशासनिक सुधार या सुधार की सिफारिशों को लागू किया जाए। संस्था में प्रशासनिक नैतिकता भी होनी चाहिए। आप एथिक्स के रूप से आप काम करते हैं कि नहीं, मानवीय या एक नैतिकता क्या है, मतलब यानी कि आप दो निर्णय ले रहे हो, क्या दोनों निर्णय लेने से जो दो पक्ष हैं उनको किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचा रहे हो, एक से नुकसान हो रहे हो, लेकिन आप ऐसा मध्यम मार्ग अपनाइए। बुद्ध कहते हैं ना, मध्यम मार्ग अपनाओ, जैसे दोनों दोनों को फायदा हो। दोनों में मतलब ये ऐसा लगे कि हाँ दोनों में आप दोनों को संतुष्टि हो, तो इस प्रकार का निर्णय लो। पर इसमें संगठन को भी हानि ना हो, संगठन को भी ग्रोथ मिले, दोनों को भी लाभ मिले, और जो उद्देश्य है उसका या लक्ष्य है वहाँ तक उनकी सफलता भी हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन पॉइंट को अगर शामिल किया जाए तो एक बेटर आंसर हो सकता है हमारा। खास करके ये प्रत्यायोजन क्या है और इसकी सीमाओं को समझाते हुए लिमिट भी बताई और खासकर इसको प्रभावी बनाने के उपाय भी बताए। अब आप बता सकते हैं इसमें और क्या ऐड किया जा सकता है जिससे इस आंसर को और मतलब इम्प्रूवमेंट या सुधार लाया जा सकता है इसमें। और हमारी तरफ से हमने ये सारे पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और हमारे आंसर में ज़रूर वो कहते हैं ना कि रियलिटी भी कहीं न कहीं दिख रही है, क्योंकि एक किताबी भाषा लिख देते हैं वो नहीं, कुछ अपने सोच समझ के भी इसमें लिखे हैं हमने। और उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको पसंद आएगा। और हमारा ये पहले हमारे इनिशिएटिव ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।